हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th हिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नोमैडिक एम्पायर। ये जो टर्म है नोमैडिक एम्पायर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं, जो कहीं पर भी स्टेबल नहीं होते हैं। और एम्पायर मीन्स कि जिसके अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, वो कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन नोमैड्स ने अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया। 4th चैप्टर में हमने इस्लामी इलाकों के बारे में पढ़ा था। ये लोग भी नोमैड्स ही थे और इन्होंने धीरे धीरे जो है अपने एक बहुत बड़े एरिया को एस्टेब्लिश कर लिया था। इस चैप्टर में हम मंगोल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मंगोल ट्राइब्स थे वो सेंट्रल एशिया के स्टेपीज, वहाँ के घास के मैदानों में रहते थे और इन घास के मैदानों में रहते हुए धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने बहुत बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लिया था। ये सब कैसे हुआ वो इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। मंगोलों ने चंगेज़ खान के नेतृत्व में कैसे अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और कैसे धीरे धीरे जो है अपनी सेना तैयार की और उस सेना के बल पर ही बहुत बड़े एरिया पर एम्पायर भी किया था, रूल किया था। अब सोर्सेज, किन सोर्सेज से हमें जो है मंगोलों के बारे में पता चलता है, मंगोलिया जो एम्पायर था उसके बारे में पता चलता है। वो सोर्सेज हैं क्रॉनिकल्स, ट्रेवलॉग और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स। ये जो मंगोल थे स्टेपीज में रहते थे, अपने बारे में खुद कुछ नहीं लिखते थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमें कुछ क्रॉनिकल्स, ट्रेवलॉग्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स के से पता चलता है जो वहाँ के सिटी बेस्ड लिटरेचर ने लिखे। क्रॉनिकल्स कौन कौन से हैं? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मुस्लिम लोगों ने जो अपने क्रॉनिकल्स लिखे उनमें उन्होंने जो है इन मंगोलों के बारे में डिस्क्राइब किया है, इनके बारे में बताया है, इनके बहुत बड़े जो साम्राज्य था उसके बारे में बताया है। ट्रेवलॉग, बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आते रहते थे, हमारी नहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी वो लोग जाते रहते थे और फिर अपनी यात्राओं का यात्रा वृत्तांत लिखते थे। उन्हीं में से एक है मार्को पोलो का लिखा हुआ द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल। ये एक ट्रेवलॉग है। मार्को पोलो एक इटालियन ट्रैवलर थे जिन्होंने मंगोलों की सीक्रेट हिस्ट्री के बारे में लिखा है और उससे हमें जो है काफ़ी कुछ मंगोलों की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर। सिटी बेस्ड, आसपास के एरिया पर, जैसे कि उसके पास मंगोलिया के पास चीन का साम्राज्य था, तो चीन वासियों ने जो उनके बारे में लिखा, जो आसपास के एरिया के सिटी बेस्ड लोग जो सेटल कम्युनिटी थी उन्होंने जो मंगोलों के बारे में लिखा, उनसे भी हमें इनके बारे में पता चलता है। तो ये 3 सोर्सेज हैं जिनसे हम मंगोल्स के बारे में, इन नोमैड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। अब है इंट्रोडक्शन। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जो जितना ग्रीन पार्ट है ये सारा का सारा मंगोल एम्पायर है, यानी कि मंगोल नोमैड्स ने यहाँ इतने बड़े एरिया पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था। 13th सेंचुरी के इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। 13th सेंचुरी के जो अर्ली डिकेड्स थे उनमें यूरो एशियाई महाद्वीप के ये जो महान साम्राज्य थे उनको ये अनुभव हो गया था, रियलाइज हो गया था कि स्टेपीज में एक बहुत बड़ी पावर जो है इमर्ज कर रही है। और वो पावर किसके अंडर इमर्ज कर रही थी? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया और फिर इतने बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। हालांकि चंगेज़ खान का अपना जो जीवन था वो मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और उनका राज्य को उनको इकट्ठा करने में, उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूस, स्टेपीज, इन सब प्रदेशों में जो युद्ध अभियान होते थे उनको करने में चला गया था। लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने चंगेज़ खान के सपने को पूरा किया। चंगेज़ खान का सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड पर अपना अधिकार करे, पूरे वर्ल्ड पर तो नहीं बट एक बहुत बड़े एरिया पर, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट, दोनों ही कॉन्टिनेंट पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो जो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे, मेनली उनके 2 पोते मोनके और बाटू,
इन्होंने अपने दादा के सपने को पूरा किया। इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को कॉन्कर्ड कर लिया था। बाटू ने अपने कैंपेन 1236 से 1241 तक चलाए थे और इन कैंपेन्स में उसने रूस, पोलैंड, हंगरी, वियना इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। और 13th सेंचुरी में ये लगने लगा था कि मंगोल जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई है। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया था। अब है सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मंगोलों का जो सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। द मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज ऑफ तातार, खितान, मंचू। ये जो तातार, खितान और मंचू थे ये कबीलों के ही नाम थे बेटा। ये अलग अलग कबीले थे, लेकिन ये सभी कबीले एक चीज़ से लिंक थे, वो थी उनकी लैंग्वेज। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में जितने भी कबीले रहते थे, अलग अलग नाम से अलग अलग कबीले थे, जितने भी कबीले होते थे सभी जो है एक सिमिलर लैंग्वेज का यूज़ करते थे और इस लैंग्वेज की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन मंगोलों में कुछ पशुपालक थे और कुछ जो है हंटर्स थे, शिकारी थे। ओके, आज जो हम मंगोलिया का जियोग्राफिकल एरिया देख रहे हैं, ये देखिए, ये आज करंट की पिक्चर है, मतलब आज जो मंगोलिया एम्पायर है, आज जो हम मंगोलिया एम्पायर देख रहे हैं वैसा ही उन दिनों पर हुआ करता था। इसके पश्चिम भाग में अल्ताइन पहाड़ियों की बर्फीली चोटियाँ थी, इसके साउथ में गोबी डेजर्ट था और फिर उत्तर पश्चिम में ओगोन और सेलेंगा जैसी नदियाँ थी। बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले बहुत सारे झरने यहाँ पर थे। इट मीन्स ये जो पशुपालक यहाँ पर थे, जो पशुओं को रखते थे, इनके लिए, इनके पशुओं के लिए यहाँ पर हरी घास के मैदान प्रचुर मात्रा में होते थे। ओके, जो ये शिकारी थे, हंटर्स थे, वो पशुपालक कबीलों से, जो पशुपालक कबीले थे वो उत्तर के साइबेरिया वनों में रहते थे और हंटर्स उनके नॉर्थ साइड में रहते थे। ठीक है, जो पशुपालक कबीले थे वो थोड़े से अमीर हुआ करते थे और जो हंटर्स थे वो गरीब हुआ करते थे। जो हंटर्स थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए ये जिन एनिमल्स को वो लोग पकड़ते थे, उन एनिमल्स की खाल को बेचकर, उनकी स्किन को बेचकर या उनके फर को बेचकर उनको जो पैसा मिलता था उसी के ऊपर उनकी लाइवलीहुड डिपेंड रहती थी। लेकिन अब साल में कई बार ये भी होता था कि यहाँ पर वर्षा की कमी हो जाती थी, बारिश नहीं आती थी, तो इनको अपने पशुओं के लिए जो ज़मीन थी वो बहुत मुश्किल मिलनी हो जाती थी, क्योंकि कई बार घास इनको अपने पशुओं के लिए नहीं मिल पाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे कबीलों के ऊपर आक्रमण कर देते थे अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ऐसे ही करते रहते थे। ठीक है, देखिए बेटा, हालांकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, रिवर भी थी, अच्छी लैंड भी थी, वहाँ पर फर्टाइल लैंड भी थी, लेकिन फिर भी ये जो नोमैड्स थे ये कृषि नहीं करते थे, ये पशुपालक और शिकारी ही बने रहे। तो कृषि प्रोडक्शन के लिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं, उनके लिए उन्हें सेटल्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। यानी कि ये लोग ट्रेडिंग करते थे, जो इन लोगों को इनके एनिमल से या फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती थी उनको वो लोग सेटल्ड कम्युनिटी में बेचते थे और उनके बदले में वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उनसे ले लेते थे। ठीक है, अब जो मंगोल थे वो तंबुओं और जर्रों में रहते थे, तंबू और जर्रों में रहते थे, ये भी एक टाइप का तंबू ही होता है। ओके, और अपने कैटल्स के साथ ये विंटर से ग्रीष्मकालीन की ओर चले जाते थे। यानी कि जिस प्लेस पर जहाँ विंटर होती थी उस प्लेस को छोड़कर ये लोग समर वाले पास्चर लैंड की तरफ चले जाते थे, क्योंकि विंटर्स में जो घास होती थी वो सूख जाती थी। ठीक है, अब इनकी भाषाओं ने इनको आपस में जोड़ रखा था। यहाँ पर कुछ धनी परिवार भी होते थे। धनी परिवार किनको समझा जाता था, जिनके पास पशुओं की संख्या और भूमि चारण यानी कि पशुओं को चराने के लिए भूमि जिनके पास ज़्यादा होती थी वो अमीर होते थे और इनका दबदबा भी ज़्यादा होता था। ठीक है, यानी कि लोग इन्हीं को पूछते थे। कई बार ये लोग पशुओं को प्राप्त करने के लिए दूसरे कबीले के पशुओं को प्राप्त करने के लूटपाट भी करते थे और अपने समूह की रक्षा करने के लिए ये लोग शक्तिशाली जो ट्राइब्स होते थे उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते ताकि आपस में मिलकर अपने कबीलों को ये लोग बचा सके। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज़ खान ने एक
त्रिसंग बना लिया था, एक बहुत बड़ा कबीला बना लिया था। और ये कबीला जो है अटीला के कबीले से भी बड़ा था। जो अटीला भी एक नोमाड सरदार ही था, उसने 5th सेंचुरी में अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्किश को मिलाकर जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी के बराबर वो था। ठीक है, हालांकि फिर भी जो अटीला का प्रीसंग था, इसके विपरीत जो चंगेज़ खान की राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि जब तक अटीला रहा उसका राज्य तभी तक चलता रहा जब तक अटीला रहा, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उसके राज्य को कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन चंगेज़ खान ने जिस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद उसके डिसेंडेंट्स ने भी उसकी मृत्यु के बाद उनको एस्टेब्लिश किया, मतलब और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा लिया था। ओके, अब ये लोग स्टेपीज में रहते थे, खेती नहीं करते थे, तो इनके पास खेती वाले संसाधनों के, एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्शन होते हैं उनकी कमी होती थी। उसके लिए ये लोग सेटल्ड जो कम्युनिटी होती हैं उनके ऊपर बेस्ड रहते थे। इसमें दोनों पक्षों को ही लाभ होता था, क्योंकि जो सेटल्ड कम्युनिटी हैं उन्हें घोड़े, फर और स्टेपी के शिकार में पकड़े गए जो एनिमल्स हैं उनकी ज़रूरत होती थी, वो उन्हें दे देते थे और उसके बदले में वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले लेते थे। अब जो दोनों ही साइड की पार्टीज़ थी, चाहे वो ट्राइब्स हैं, नोमाड्स हैं, या फिर वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं, दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहती थी। इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी हो जाता था और ये लोग सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। अब मंगोल कबीले, मंगोलों ने क्या किया था, बहुत सारे कबीलों को अपने साथ मिला लिया था, तो इनकी जो शक्ति ज़्यादा हो गई थी। तो ये क्या करते थे, चीन के साथ मेनली ये व्यापार करते थे, क्योंकि चाइना इनके पास पड़ता था। तो चीन में जब ये व्यापार करने के लिए जाते थे, इनकी शक्ति ज़्यादा होती थी, तो अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे और कई बार तो व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूट पाट करके वो लोग यहाँ से चले आते थे। अब ये जो सीमावर्ती झड़पें थी, यानी कि चीन की सीमा पर ये जो झगड़े होते थे, सिर्फ मंगोल ही नहीं, दूसरे ट्राइब्स भी, नॉर्थ की साइड से ट्राइब्स भी आकर जो है इनके ऊपर अटैक कर देते थे, इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लूट लेते थे। अब ये जो कंटिन्यू इनके ऊपर वॉर हो रहा था, कंटिन्यू ये जो झगड़े हो रहे थे, इसकी वजह से ये जो चीन के लोग थे ये कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। इस चीज़ से बचने के लिए चीन ने अपने पूरी की पूरी बाउंड्री पर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी, किलेबंदी बनाना स्टार्ट कर दी थी। देखिए बेटा, ये जो किलेबंदी है ये फोर्टिफिकेशन, यानी जितनी इनकी बाउंड्री थी, पूरी बाउंड्री के चारों ओर इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी थी। और ये उन्होंने 8th सेंचुरी BCE में स्टार्ट की थी। कब की थी? 8th सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि जहाँ पर डेट उल्टी चलती थी। और ये 3rd सेंचुरी BCE तक कंप्लीट हो गई थी। इसकी एग्जैक्ट ईयर अगर हम देखें तो 771 BCE में इन्होंने स्टार्ट किया था और 221 BCE में इन्होंने ये अपनी फोर्टिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और इस फोर्टिफिकेशन को आज हम किसके नाम से जानते हैं? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई थी। सिर्फ वैसे ही इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। ये लोग अपने आप को, अपनी लैंड को, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को इन लुटेरों से, ये जो नोमाड्स थे, इन लुटेरों से ये लोग बचाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी कंट्री के चारों तरफ ये फोर्टिफिकेशन कर दी थी। ओके बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।